इस बीच हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं बातचीत के लिए। रक्षा विशेषज्ञ हैं रिटायर्ड कर्नल राजीव रंजन जी। राजीव सर, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर आपका लाइफ टाइम्स पर। और सर, सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही करना चाहूंगी कि अब ये जो युद्ध है, अब इसको देखकर आप क्या समझ पा रहे हैं? जो तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं, हमले तो हो ही रहे हैं, लेकिन उसके बाद ये जो तबाही की तस्वीरें हम देख रहे हैं, क्या लग रहा है? क्योंकि ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है, यूएस और इजराइल पीछे हटने को तैयार नहीं है। ईरान कितने दिन तक इस युद्ध में और टिक पाएगा? देखिए, जो अनुमान ट्रंप साहब ने और यूएस ने लगाया होगा शुरू में, जो हम 2-3 दिन में इस युद्ध को खत्म कर देंगे, और यही वो डंका पीट रहे थे। लेकिन अभी जिस तरह से युद्ध ने एक रूप लिया है और ईरान का पलटवार हो रहा है, तो ये कहीं न कहीं अनुमान के कंप्लीट विपरीत है। और मैं तो ये कहता हूँ, जो ठीक है, ईरान यूएस के सामने, इजराइल के सामने नहीं टिक सकता जहां तक सैनिक पावर है, लेकिन जो ईरान का जो रिएक्शन हुआ है और उन्होंने जो अचीव किया है, तो वो कल अगर हारते भी हैं, कुछ ऐसा भी होता है, तो हार के भी वो जीते हुए माने जाएंगे। क्योंकि आज अभी तक उन्होंने जितना भी डैमेज किया है, इजराइल को हो, यूएस को हो, उनके सारे बेसेज को हो, दैट इज बियॉन्ड इमेजिनेशन। They have achieved their aim and they have nothing to lose. At the same time, यूएस का देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार यूएस को इस तरह का नुकसान झेलना पड़ रहा है। पहली बार कोई देश है जो कि डायरेक्ट इसके कन्फ्रंटेशन में 1-to-1 लड़ रहा है, और यूएस को अपनी पूरी शक्ति बाकी और देश के साथ, एक देश के साथ लड़ रहा है। आज तक तो जितनी भी लड़ाइयां हुई हैं, आपने अफगानिस्तान का देखा, वियतनाम का देखा, बाकी बगदाद का देखा, एक तरफा हुआ है, या वो गुरिल्ला वारफेयर हुआ है। वो ग्राउंड एक्शन पर उसके सैनिक ठीक हताहत हुए, लेकिन कहीं भी एयरफोर्स की है, मिसाइल्स की है, इस तरह से उनको काउंटर नहीं किया गया है, इस तरह से इंस्टॉलेशंस को बर्बाद नहीं किया गया है, जो ईरान अभी कर रहा है। तो ईरान कहीं न कहीं हावी हो रखा है, और यूएस इज लूजिंग वेरी बैडली। एक और फैक्टर जिसमें आप देखिए, जो कॉस्ट फैक्टर, ईरान के इक्विपमेंट बहुत सस्ते हैं। अगर वो लाखों के ड्रोन है, तो उसको उड़ाने के लिए करोड़ों का उनको लगाना पड़ रहा है, मिसाइल फायर करना पड़ रहा है। एक थार्ड सिस्टम $500 मिलियन की है, जो कि 4500 करोड़ की आती है। 3-3 थार्ड सिस्टम को ईरान ने जो है बर्बाद कर दिया है, लेके कंप्लीट डिस्ट्रॉय कर दिया है अटैक करके। और ऐसे कितने रडार सिस्टम्स हैं बाकी जो हैं, वो बर्बाद होते जा रहे हैं। उनके सारे बेसेज जो मिलिट्री बेसेज, उनको बर्बाद कर दिया गया है लेके। इजराइल में इतना नुकसान हुआ है। अब आगे अगर इसको फिर से अगर रिकंस्ट्रक्शन किया जाएगा, तो पता नहीं इसका क्या कॉस्ट आएगा, हो भी पाएगा कि नहीं। और साथ में क्या गल्फ कंट्रीज, मिडिल ईस्ट अब यूएस पर भरोसा करेंगे? क्या वो अलाउ करेंगे अपनी सिक्योरिटी को जो है आउटसोर्स इस तरह यूएस को करेंगे? मुझे नहीं लगता है। एक बहुत बड़ा सवाल उठ गया है इसके ऊपर, और यूएस को आगे काफी नुकसान झेलना पड़ेगा। और जिस तरह रसिया और चीन अगर इस युद्ध में और ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएगी, तो यूएस के लिए और मुश्किल होगा सस्टेन करना। उसके हथियार भी खत्म हो रहे हैं लेके, और इस तरह से उनकी प्रोटेक्शन ईरान से बहुत कम है। ईरान की प्रोटेक्शन हथियारों की यूएस से कई गुना ज्यादा है। तो यहाँ भी एक फैक्टर आता है, जो कितना लंबा सस्टेन कर पाएगी। इट्स अ वॉर ऑफ नर्व नाउ। जितना लंबा चलेगा, ये यूएस और बाकी एलाई को प्रॉब्लम होगी, और ईरान कहीं न कहीं अपना एम अचीव करता जाएगा। और इसलिए ईरान की कोशिश है, रसिया की कोशिश है, इस युद्ध को और लंबा खींचे। अब राजीव सर, देखिए, जिस स्ट्रैटेजी के साथ अमेरिका और इजराइल इस युद्ध में आगे बढ़ रहा है, देखिए उनका किस तरह की स्ट्रैटेजी थी। वो ये सोच रहे थे कि खामेनी के खात्मे के बाद उनका ईरान का जो कमांड एंड कंट्रोल है, वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगा, तो कहीं ना कहीं घुटने ईरान की तरफ से टेक दिए जाएंगे। लेकिन और भी ज्यादा प्रभावशाली तरीके से यहाँ पर ईरान भी जवाब देता हुआ नजर आ रहा है। हम लगातार तस्वीरें तो देखिए सर दिखाई रहे अपने दर्शकों को कि किस तरह से, हालांकि हमले जो हुए हैं उसके बाद कितनी ज्यादा क्षति वहां पर पहुंच रही है। उस इलाके में काले धुएं का गुबार उठ रहा है, लोग मारे जा रहे हैं, बहुत से लोग हताहत हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए आगे जरूर बढ़ रहे हैं इजराइल और अमेरिका इस युद्ध में, लेकिन जिस रणनीति के साथ वो इस युद्ध में उतरे थे, वो कहीं ना कहीं सफल नहीं हो पाई है। जरूर देखिए, जो आपका आकलन एकदम सही है। शुरू में यूएस और इजराइल ने अपनी प्लानिंग की। उन्होंने धोखे से कह लीजिए, जो सरप्राइज में एक तरफ वो जेनेवा में बात करने की बात करते रहे, जो हम अभी हमारी टॉक चल रही है, और दूसरी तरफ जहां पर इन्होंने मीटिंग बुलाया था खुमैनी साहब ने पूरे अपने टॉप कमांडर्स को और मिलिट्री लीडर्स को,
तो वहां पर लगभग 48-50 लीडर्स जमा हुए थे और वहां पर जोरदार एक साथ अटैक करके और उनको सबको खात्मा कर दिया गया। तो इन्होंने यही सोचा होगा कि ठीक है, यहाँ फर्स्ट अटैक में हम ये पूरे के पूरे लीडरशिप और मिलिट्री कमांडर्स को हम ले लेते हैं और उसके बाद खुमैनी साहब को भी, तो उसके बाद जो उनकी पूरी वहां पर जो है कंप्लीट लीडरशिप खत्म हो जाएगी और वो घुटने टेक देंगे, वो लड़ने की क्षमता उनकी खत्म हो जाएगी, देयर विल बी नो कमांड एंड कंट्रोल। लेकिन कुछ ऐसा हुआ नहीं। पहले से ही एक एसओपी होती है, उस तरह से हर किसी को इंस्ट्रक्शन दे दिया गया था जो अगर ऐसा कुछ होता है तो किस तरह, कहां पर लोकल लेवल तक कमांडर्स को किस तरह एक्शन करना है, उनको किस स्टेज में, आप देख रहे हैं वहां पर एक एक स्टेज आ रही है, जो ये वो इस चरण में पहुंच गए, इस चरण में पहुंच गए, तो वो सारी ब्रीफिंग उनको पहले से दी गई है, जो कहां पर क्या फायर करना है, किस स्टेज में कब फायर करते जाना है, तो और उनको स्प्रेड आउट कर दिया गया है, जिसके कारण आप देख रहे हैं जो कितने भी ये अटैक कर रहे हैं उनकी फायरिंग बंद नहीं हो रही है और वो फायरिंग करते जा रहे हैं। दे आर ऑल एक्टिंग एट देयर लोकल लेवल्स व्हिच आर ऑलरेडी बीन गिवन टू देम, और इसलिए वो इतना इफेक्टिव हो पा रहा है। और शुरू में उन्होंने ठीक है अपने हथियार, छोटे हथियारों को यूज किया, ड्रोन्स का यूज किया, उसके बाद मिसाइल्स। अब देख रहे हैं धीरे धीरे इसकी इंटेंसिटी और जो टेक्नोलॉजी है वो ज्यादा एडवांस वेपन्स को यूज कर रहे हैं, मिसाइल्स को, हाइपरसोनिक मिसाइल्स, जो पता है उनकी हाइपरसोनिक है, 13 से 15 मैक की स्पीड है, 2000 किलोमीटर तक चला सकती है, उस तरह वो क्रूज मिसाइल्स के ऊपर जा रहे हैं। क्लस्टर मिसाइल्स वो यूज कर रहे हैं जिसमें क्लस्टर बम्स है, 30-30, 40-40 बम एक साथ वहां से निकल के और चारों 8 किलोमीटर की रेडियस को कवर कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं किस तरह वो आगे बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यूएस और इजराइल की जो इनिशियल स्ट्रेटजी थी वो कामयाब नहीं हुआ है, और आप यूएस के अंदर बौखलाहट देख सकते हैं किस तरह ट्रम्प साहब जो है एक बड़ी रैशनल स्टेटमेंट दे रहे हैं, अगर मैंने खुमैनी को मारता तो वो मेरे को मार दिया होता, फिर मैंने अटैक नहीं किया, इजराइल ने किया है, यूएस को आना पड़ गया है, और फिर वो अल्टीमेटम दे रहे हैं सरेंडर कर दो, सरेंडर कर दो। तो ये एक उनके अंदर हताशा दिखा रही है, जो वो चीज को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, उनके हिसाब से चीज नहीं चली है, और बहुत ही पब्लिक सेंटीमेंट यूएस में भी और बाकी जगह पूरे विश्व में उनके अगेंस्ट होता जा रहा है। सर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर जरा इस चीज को समझाइएगा, क्योंकि इससे पहले हम देख रहे थे, क्योंकि तेहरान पर सबसे पहले हमला किया गया था इजराइल की तरफ से, उसके बाद ये जो हमले हैं वो लेबनान तक भी पहुंचे, हिजबुल्लाह के खात्मे की बात हुई, और लगातार लेबनान से भी हम तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह से पूरा का पूरा क्षेत्र जो है, जो बिल्डिंगें हैं वो बल्बे में तब्दील होती हुई नजर आ रही है, और वहां पर भी मौतों का आंकड़ा 217 पहुंच चुका है। जरूर, देखिए ईरान सपोर्टेड हिजबुल्लाह हुती, तो इनका जो मेन एम है इजराइल का, इसी बहाने हिजबुल्लाह को भी निपटा दो। और लेबनान, ये अटैक लेबनान के को नहीं बल्कि हिजबुल्लाह के बहाने किया जा रहा है। तो इजराइल की यही कोशिश है, ठीक है, एक तरफ ईरान पे उनका अटैक इफेक्टिव इन सेंस डिस्ट्रक्शन हो रहा है, लेकिन उनके हमले ईरान के नहीं रुक पा रहे हैं। वो ताबड़तोड़ जरूर है जो ईरान के ऊपर, तेहरान के ऊपर, बाकी शहरों के ऊपर, और उनके जो भी नोन साइट्स हैं जहां पर कि उनके हथियार के गोदाम्स हैं, स्टोर्स हैं, लॉन्चिंग साइट्स हैं, वो अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने, ईरान ने इस तरह से डिसेंट्रलाइज कर रखा है पूरा अपना कमांड कंट्रोल, और स्प्रेड आउट कर रखा है अपने लॉन्चर्स को, यहाँ तक कि जो प्राइवेट ट्रक्स है, सिविल ट्रक्स को उन्होंने लॉन्चर में कन्वर्ट कर रखा है। तो इस हालात में बहुत मुश्किल है, और आप इतना बड़ा, ईरान का एरिया छोटा सा नहीं है कोई। जब इजराइल ने हमास को एक छोटे से इलाके में, गाजा में नहीं वो कुछ कर पाए, उनके टेनिस को पूरा नहीं पता लगा पाए, अपने बंधकों को नहीं छुड़ा पाए वहां डायरेक्टली, तो इतने बड़े ईरान में वो कितना बम बरसा के कितना नुकसान कर देंगे वो भी समझते हैं, जो इतना आसान नहीं है। तो साथ साथ जो है हिजबुल्लाह और हुती ने भी इनके ऊपर अटैक करने का, शामिल होने का ऐलान कर रखा है, और कुछ वो कर भी रहे हैं। तो इनको भी उनके ऊपर नजदीक पड़ता है, ठीक है, ईरान के साथ में लेबनान पड़ता है, इजराइल के साथ में लेबनान पड़ता है। तो उनकी कोशिश है ज्यादा से ज्यादा हिजबुल्लाह को भी इसी बहाने कितना हम नुकसान कर सकें और उसकी कितनी तबाही करके उसको बर्बाद कर सके, कमजोर कर सके, ये इजराइल की कोशिश है। लेकिन सर मैं आपसे यहाँ पर ये समझना चाहूंगी, क्योंकि अगर हम हाल ही के स्टेटमेंट पर नजर डालें ट्रम्प के, तो उनकी तरफ से अब कहा गया कि अब हम ईरान के अंदर, उनकी जो जमीन के अंदर जो बंकर बने हुए हैं, अब उन पर हम हमले तेज करेंगे, उनको नष्ट करने का काम करेंगे। लेकिन ऐसे ईरान की अगर हम बात करें तो ऐसे बहुत से बेसिस हैं जो पहाड़ों के नीचे जमीन के अंदर हैं। इस युद्ध में सर इस चीज को समझाइएगा कि अमेरिका कितना इन जो बेसिस हैं, पहाड़ों के नीचे जो बेसिस हैं, इनको क्षति पहुंचा सकता है। देखिए बहुत मुश्किल काम जरूर है,
और इसलिए आप देख रहे होंगे जो समय लग रहा है अमेरिका को, अमेरिका के और इजराइल के जो हमले हैं वो उतने इफेक्टिव नहीं हो पा रहे हैं, और ईरान अपना हथियार को इस्तेमाल करता जा रहा है, मिसाइल्स और ड्रोन्स जो भी है वो फायर करता जा रहा है। आप समझ सकते हैं केवल एयर हमला और मिसाइल से हमले जो हैं इन जगहों पर जहां पर कि उनके पास सटीक लोकेशन है, इंटेलिजेंस है, यूएस और इजराइल के पास केवल वही हमला कर सकते हैं। और आप ये भी समझिए हर एक हमले के लिए कॉस्ट फैक्टर, उनको किस तरह के मिसाइल्स, किस तरह के बम बरसक को यूज करना पड़ रहा है। अगर वो B-252 को यूज कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं उसकी कॉस्ट फैक्टर, उसका एक एक बम जो है 2000 किलो का, इस तरह से वो गिरा रहे हैं। तो काफी कॉस्टली भी उनकी तरफ से हो रहा है, और फिर कितने बंकर्स को नुकसान कर देंगे और कितना डिग्री ऑफ नुकसान कितना होगा, ये चीज भी देखना पड़ेगा। तो इसलिए ये काफी मुश्किल है। और बिल्कुल सर, मैं आपको रोकना चाहूंगी, यहीं से हम अपनी बात शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है। देखिए, ईरान में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.1 जो है वो मापी गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की पहुंचा रहे हैं। ईरान पर एक के बाद एक हमले और अब भूकंप के तेज झटके वहां पर महसूस किए गए हैं। आपको बता दें कि 4.1 तीव्रता मापी गई है भूकंप की जो है। ईरान में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बड़ी खबर, रिक्टर स्केल पर भूकंप की जो तीव्रता है 4.1 जो है वो रही है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सर का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। जी सर। देखिए, जो मैं बता रहा था, पहली जो क्वेश्चन था आपका, सवाल था जो उनके बंकरों को अटैक करने का, तो ऑफकोर्स उनकी कोशिश है जो कितने से कितने हम लॉन्चिंग साइट्स जो है उनके मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स उसको बर्बाद कर सके। और दूसरी चीज है उनके जो भंडार हैं जहां पर उनके ड्रोन्स, उनके मिसाइल्स रखे हुए हैं, उसको हम टारगेट कर सकें। तभी जाके ईरान कहीं कमजोर पड़ेगा। जब उसके पास मिसाइल्स खत्म हो जाएंगे, लॉन्चर्स नहीं रहेंगे, तो कहां से फायर करेगा। अब दूसरी चीज, मैं अभी भूकंप के ऊपर आता हूं, और इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, ये भूकंप कहीं न कहीं एक इशारा कर रहा है जो ईरान परमाणु टेस्ट कर रहा है, और उसके भूकंप के ये झटके हैं। नहीं तो अगर असली भूकंप होगा रिक्टर स्केल पे तो उसके फिर आफ्टर शॉक्स आएंगे। ये पिछली बार भी न्यूज आई थी, लेकिन कोई आफ्टर शॉक्स की न्यूज नहीं आई थी। तो ये दर्शाता है जो ये परमाणु टेस्ट की ही जो है ये हो सकते हैं उसके झटके, और ये जो दे रहा है रिक्टर स्केल पे। और अंदेशा पूरा है जो ईरान ने अपने परमाणु टेस्ट किए हैं, और उनके पास परमाणु बम हो सकते हैं, और वो अगर इस्तेमाल करने का वक्त होगा तो अभी नहीं इस्तेमाल करने का वक्त आ सकता है उसका। जब तक कि सब कुछ मिट ना जाए तभी वो इस्तेमाल करेगा, क्योंकि उससे काफी बर्बादी होगी दोनों तरफ। और अभी तो चलती लड़ाई थम भी सकती है, सीज फायर भी हो सकती है लिमिटेड लॉसेज के साथ दोनों तरफ। क्योंकि अगर ईरान का लॉस हुआ है तो मुझे लगता है जो यूएस और इजराइल और बाकी गल्फ कंट्रीज का उससे कम नहीं हुआ, कहीं ज्यादा ही हुआ है। क्योंकि ईरान के पास ज्यादा खोने के लिए नहीं है, लेकिन बाकी सबके पास ज्यादा खोने के लिए है। ज्यादा खोने को है। ठीक है सर, राजीव सर आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी इसको लेकर चर्चा आपसे जारी रहेगी। तो लगातार हम बातचीत कर रहे हैं इसको लेकर, हमारे साथ गेस्ट भी जुड़े हुए हैं। राजीव सर का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। राजीव सर, जरा इस चीज को भी समझाइएगा, क्योंकि अब ट्रंप की तरफ से, क्योंकि इससे पहले आप इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे थे, आपने भी कहा कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि कोई बातचीत हो सके। लेकिन क्या आपको लगता है जिस तरह से ट्रंप की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया है कि अब देखिए समझौता तो बिल्कुल भी नहीं होगा और घुटने यहाँ पर ईरान टेके तभी कुछ युद्ध जो है यहाँ पर थमता हुआ नजर आ सकता है। दूसरी तरफ ईरान कह रहा है कि ठीक है हम भी समझौता नहीं चाहते हैं, अब राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोपरि है। तो यहाँ पर कोई आपको जरिया दिख रहा है कि बातचीत से कुछ ठीक हो जाए, कुछ हल निकले? देखिए, अभी तो थोड़ी मुश्किल है। ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जो ट्रंप साहब की तरफ से किया जा रहा है, प्रेशर डालने की, जो सरेंडर करो, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। तो ये उनका हताशा भी दिखा रहा है। और जहां तक ईरान की सवाल है, ईरान का देखिए मेन क्या है उसकी स्ट्रेंथ। वो डायरेक्ट जो है कन्वेंशनल नेवल या एयर वॉरफेयर नहीं कर सकता है। उसके पास एयरफोर्स नहीं के बराबर है, नेवी के नहीं के बराबर है। वो पता है वो इजराइल और यूएस के साथ नहीं उसमें डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में। इनका मेन शक्ति है मिसाइल्स का। इन्होंने एक ऐसा जखीरा मिसाइल्स का बना रखा है, ड्रोन्स का बना रखा। आपने देखा होगा यूक्रेन में भी रसिया को इन्होंने ड्रोन्स दिया था, कामकाजी ड्रोन्स, जो कि काफी वहां पर नुकसान और तबाही मचाई थी। तो ये ईरान के पास इन्होंने एक ही ऐसा ईरान देश है पूरे मिडिल ईस्ट में
जिसने कि यूएस के प्रभाव में नहीं आया, इसने बेसेज नहीं दिए, इसने अपनी सेना तैयार की, अपनी मैन्युफैक्चरिंग जो है एस्टेब्लिशमेंट और प्लांट तैयार की, और इनकी सभी चीज लगभग जो है लोकल इनकी खुद की बनी हुई है। यही इनकी स्ट्रेंथ है। और यहाँ पर ये ट्रम्प साहब समझ रहे हैं, नेतन्याहू साहब समझ रहे हैं, जो उनको इस रूप में हराना मुश्किल है। तो एक ये साइकोलॉजिकल प्रेशर डाल रहे हैं, जब तक कि इनके पास मिसाइल्स रहेंगे, ड्रोन्स रहेंगे, ये अटैक करते रहेंगे। और आप देख रहे हैं उनका अटैक रुक नहीं पा रहा है और ये काबू नहीं कर पा रहे हैं। तो ये काफी मुश्किल हो रहा है ट्रम्प साहब के लिए, उनके पास रास्ता नजर नहीं आ रहा है जो हम क्या करें अब, क्योंकि अगर ये लंबा खिंचता जाएगा तो ऑलरेडी काफी बेइज्जती हो रही है यूएस की, और एक समय आएगा शायद ये लड़ने की स्थिति में नहीं हो पाएंगे। इनके एम्यूनिशन खत्म हो रहे हैं, इनकी मैन्युफैक्चरिंग जो है प्रोडक्शन काफी स्लो है कंपेयर टू ईरान। तो उस हालात में कहीं न कहीं ईरान जो है हावी होता जाएगा। मैं ये नहीं कहूंगा जो ईरान जीतेगा और कुछ ऐसा होगा, जीतने के कहीं भी करीब नहीं आ सकता, लेकिन जिस तरह का नुकसान ईरान करता जा रहा है वो अनुमान से बहुत ज्यादा है। और मैं कहूंगा ईरान ने तो अपना एम अचीव कर लिया है, और लूजर तो कहीं पर यूएस और इजराइल ही हो रही है इस हालात में। अगर ये लंबा खिंचता गया तो ट्रम्प साहब को इस युद्ध को कंटिन्यू करना मुश्किल हो जाएगा, सस्टेन करना, क्योंकि कॉस्ट फैक्टर और एम्यूनिशन दोनों की बात आ रही है। एंड इट्स गेटिंग टू ए वॉर ऑफ नर्व्स। और इकोनॉमिक फ्रंट पर भी देखिए, जिस तरह आपने कहा, जो कंप्लीट क्रूड ऑयल की दाम बढ़ती जा रही है लेके, और काफी किल्लत हो रही है। गल्फ ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया गया है, ईरान वहां से अलाउ नहीं कर रहा है शिप्स को। बार बार ट्रम्प साहब कह रहे नहीं वहां हम सिक्योरिटी देंगे, ये देंगे, लेकिन इस हालात में कौन अपनी शिप को वहां ले जाना चाहेगा और बर्बादी झेलना चाहेगा। तो काफी शॉर्टेज हो गई है सप्लाई की जो है। और इसी के तहत उन्होंने एक हताशे में अपने को बचाने के लिए वो 30 दिन का मोहलत दिया, जो रसिया से तेल लिया जा सकता है, जिससे कि तेल की जो शॉर्टेज है वो थोड़ी कमे आपूर्ति हो। तो ये अभी एक बहुत ही मुश्किल हो गया। बातचीत करना अभी प्रेजेंट हालात में नहीं नजर आ रहा है, जब तक कि अगर ट्रम्प साहब सॉफ्टन आउट नहीं होते हैं और वो नहीं कहते हैं जो हम बातचीत करना चाह रहे हैं, तभी ईरान बातचीत के टेबल पर आएगा। नहीं तो अभी तो ईरान को खोने के लिए कुछ नहीं है, वो उल्टा दूसरे का नुकसान करता जा रहा है और बुरी तरह कर रहा है और हावी होता जा रहा है। बिल्कुल सर, और ये तो उसके हमलों से साफ देखा ही जा रहा है। लेकिन सर यहाँ पे हम, क्योंकि आपने इस चीज का भी जिक्र किया कि किस तरह से इस युद्ध का इफेक्ट तमाम ग्लोबली पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हम शुरुआत से ये कह रहे हैं कि अगर जब वॉर शुरू भी नहीं हुई थी, कि अगर शुरू होती है तो किस तरह से, चाहे हम तेल की कीमतों की बात करें, गैस की कीमतों की बात करें, उन पर यहाँ पर इफेक्ट पड़ता हुआ नजर आता है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि और भी घातक परिणाम आगे आने वाले समय में इसके देखने को लिए मिलेंगे। ठीक है सर, राजीव सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस बातचीत को यहीं पर रोकना चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए।